जो एग्जाम 3 दिन होने वाला था और पहले ही दिन 70 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़े गए। पेपर छपवाने के लिए एक अलग से सेल कंपनी बनाई जाती है। उस इंसान के खिलाफ पहले से ही यूपी और अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक के केस दर्ज थे। बिना सिक्योरिटी ओपन व्हीकल में कोलकाता से पटना एग्जामिनेशन पेपर को ऐसे ही भेज दिया जाता है। मोतिहारी जाने वाले पेपर व्हीकल को पटना में वेयर हाउस से निकलने के बाद 6 घंटे तक रोककर पटना में रखा जाता है ताकि इस घटना को अंजाम दिया जा सके। 78th बीपीएससी में ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिसे इंग्लिश का फर्स्ट अगस्त और एस्पिरेंट्स का स्पेलिंग तक मालूम नहीं है। ऐसे नमूनों का सिलेक्शन होना चिंता की बात है। बीपार्ट जाने के बाद इनका सबसे बड़ा मिशन होता है जम के रील्स बनाओ और पब्लिक ऑफिसर बनने से ज़्यादा पब्लिक फिगर बनने पर फोकस करो। इन्हीं सब कारनामों के चलते इनके ऊपर संदेह पुख्ता होने लगता है। किसी स्टेट का ये काम नहीं है कि सिलेक्टेड लोगों से और यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स से पीआर स्टंट कराए। कुछ लोगों ने एग्जाम से पहले ही दलालों को लाखों रुपये तक दे दिए थे। ईओयू ने कांड संख्या 16/2023 दर्ज कर मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। संजीव मुखिया की पहुंच प्रिंटिंग प्रेस, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल तक जानकारी पता हो जाती है। सिर्फ सील्ड का मुहर लग जाने भर से उसकी सुरक्षा पुष्टि नहीं हो जाती, उसके लिए बाकायदा 6 तरीके से नियम फॉलो करने होते हैं। डीजीपी एसके सिंघल तक जांच की आंच पहुंच जाती है। सिस्टम की चेन ऑफ कस्टडी में सेन लगाने का अवसर मिल गया। ईओयू ने अपने रिपोर्ट में बताया जेनिथ लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉई राहुल पासवान और रमेश कुमार को कथित तौर पर लालच दिया गया और ये दोनों एज ए कैंडिडेट उस एग्जाम में अपीयर भी होने वाले थे। 44th बीपीएससी एग्जाम के बाद 70th बीपीएससी एग्जाम बीपीएससी का दूसरा ऐसा एग्जाम था जिसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। बीपीएससी की स्थिति ये तक हो गई थी कि उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए खड़ा करना पड़ा था। इस आयोग की स्थिति यह है कि एग्जामिनर को मॉडल आंसर तक नहीं उपलब्ध कराए जाते। कोई मेंस एग्जाम में काफी पेज और सवाल सॉल्व नहीं करता है, एक वर्ड भी नहीं लिखता है उस पेज पर, और फिर जब फाइनल लिस्ट आता है तो उसकी रैंक 3rd, 9th ऐसे होता है, तो पूरे एग्जाम प्रोसेस पर सवाल उठाना तो स्वाभाविक है। देखिए, बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पेपर लीक की कहानी कभी भी परीक्षा हॉल के भीतर से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है सचिवालय के किसी कमरे में पारित होने वाले सरकारी टेंडर से। चाहे वह बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सीएसबीसी हो या कोई और हो, या फिर कोई और कमीशन हो, एजेंसी हो, बोर्ड हो। बस आप इतना समझ लीजिए, चपरासी से लेकर एक अधिकारी बनने तक का हर एग्जाम में स्कैम के थोड़े या ज़्यादा छींटे बिहार में आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और इसी के चलते बिहार में स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम प्रोटेस्ट भी होते रहे। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि पूरे देश में जिस तरीके से कमोबेश प्रोटेस्ट हो रहा है हर जगह, पिछले कुछ हफ्तों से कहिए या फिर महीनों से, और ये प्रोटेस्ट अब बिहार में भी शुरू हो चुका है पिछले कुछ दिनों से, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पटना के गर्दनी बाग में हंगर स्ट्राइक पर भी हैं। और यहाँ का पेपर लीक किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं होता। और बिहार पेपर लीक के मामलों में टॉप पर अपनी स्थिति हमेशा से बनाए हुए है और अभी भी टॉप पर है। उसी पर हम आज बात करने वाले हैं कि अगर बिहार की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक्स के पैटर्न को समझना है तो 9 साल पहले 2017 के बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी मामलों पर लौटना पड़ेगा। उस समय बीएसएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र और आंसर कीज बाहर भेजे जाने के गंभीर आरोप सामने आए थे। एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन किया गया और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेशों में उस समय राज्य पक्ष ने जो जांच कहानी सामने रखी वो परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का एक विस्तृत दस्तावेज है। राज्य पक्ष के अनुसार जांच में 3 अलग अलग तरीकों पर स्तरों पर लीक की बात सामने आई थी। पहला स्तर था बाहरी दलाल और उम्मीदवारों तक उतर पहुंचाने वाला नेटवर्क जो आर्थिक लाभ के लिए काम कर रहा था। दूसरा जो स्तर था उसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में सेंध। आरोप था कि कुछ केंद्रों से पेपर जो क्वेश्चन पेपर थे उसकी तस्वीर लेकर बाहर भेजी गई थी। और तीसरा तथा सबसे गंभीर स्तरीय था कि बीएसएससी के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों की कथित मिलीभगत और उनकी भूमिका। कोर्ट रिकॉर्ड्स में राज्य पक्ष ने डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर, परीक्षा केंद्र के कर्मियों, जांच के दौरान भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स, ब्लूटूथ डिवाइस, उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के सबूत भी जब्त किए जाने का उल्लेख किया गया था। कुछ एलिगेशंस में उम्मीदवारों से लाखों रुपए की अग्रिम राशि लेने की भी बात सामने आई थी। कोर्ट के जमानत आदेश में दर्ज राज्य पक्ष की कहानी या पुलिस की थ्योरी को फाइनल कन्विक्शन नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह केस
एक ऐसा स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि यदि प्रश्न पत्र सेट करने, संभालने, प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाने और परीक्षा केंद्रों तक विस्तृत करने के बीच की सिक्रेसी टूट जाए यदि, तो बाहर बैठा कोई भी गैंग अकेला काम नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर अंदर की जानकारी यानी कि इनसाइडर एक्सेस चाहिए होती है। यही 2017 का सबसे बड़ा सबक था। लीक सिर्फ व्हाट्सएप से नहीं होता, वह एक्सेस से शुरू होता है जो कि इनसाइडर के थ्रू होता है। और ये सारा पैटर्न 3 साल पहले भी हुए उस एग्जाम पेपर लीक में देखने को मिलता है, जिसने सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया था। और ये बिहार की परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की सबसे डिटेल्ड केस स्टडी बन चुका है। 2023 की सिपाही भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। यह भर्ती 21,391 पदों के लिए आयोजित की जा रही थी। इनिशियल रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती अभियान में लगभग 3.7 मिलियन यानी 37 लाख युवाओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 1.8 मिलियन 18 लाख उम्मीदवारों को परीक्षा देने के योग्य पाया गया था, यानी कि आधे से अधिक एग्जाम से पहले ही अयोग्य हो गए थे। परीक्षा 3 तारीख मैंने 3 दिनों में ये होने वाला था, 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 तो ये परीक्षा निर्धारित की गई थी। लेकिन 1 अक्टूबर को पहली ही दिन और पहली ही परीक्षा और पाली में के दौरान प्रश्न पत्र और उसका आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। परिणाम स्वरूप परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने FIR संख्या 16/2023 दर्ज की और जांच शुरू कर दी। बाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच को आगे बढ़ाया था। इन जांच एजेंसियों के दस्तावेजों, चार्जशीट और प्रेस विज्ञप्ति में जो बातें सामने आई उसे यदि एक एक करके समझोगे आप, पूरी व्यवस्था की फेलिबिलिटी क्लियर हो जाती है। पहला सवाल, टेंडर किसे मिला और कैसे मिला? ईडी के आधिकारिक प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग केंद्रीय चयन पार्षद यानी CSBC ने प्रश्न पत्र छापने और भेजने का अति संवेदनशील कॉन्ट्रैक्ट वाला यह काम कोलकाता की कंपनी को दिया था। इस कंपनी का नाम था मेसर्स कैलटेक्स मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। जांच में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं कि कंपनी 2021 में ही स्थापित हुई, सिर्फ 2 साल पहले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी के पास इतने बड़े स्तर का गोपनीय सिक्रेसी मेंटेन करने वाला काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि 2 साल पहले ही कंपनी ये बनी थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके पास अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस तक नहीं था। यही सुरक्षा का पहला और सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। यदि एक ऐसी कंपनी को टेंडर मिला जिसके पास मशीनें तक नहीं थी, तो 18 लाख उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र छापने का असल में किसने काम किया था? दूसरा सवाल ये होता है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की विफलता होती है। ईडी की जांच के अकॉर्डिंग कैलटेक्स मल्टीवेंचर्स ने प्रश्न पत्रों की छपाई के लिए एक अघोषित समझौता अनडिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट किया। यह समझौता मेसर्स ब्लेसिंग सिक्योर्ड प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया था। जांच एजेंसी ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस दूसरी कंपनी के निदेशक कौशिक कुमार कर, जिसका नाम है, कथित तौर पर पूर्व के पेपर लीक में शामिल होने के कारण ब्लैक लिस्टेड था। एजेंसी का आरोप है कि कौशिक कुमार ने ही परोक्ष रूप से टेंडर हासिल करने के लिए कैलटेक्स नामक नई कंपनी बनवाने में मदद की थी, यानी कि एक सेल कंपनी आप समझ सकते हैं, ताकि ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद वे सिस्टम प्रवेश कर सके। इतनी संवेदनशील परीक्षा जहां 18 लाख युवाओं का भविष्य दांव पर हो, वहां टेंडर देने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया गया? क्या किसी ने यह जांचने की कोशिश की कि टेंडर लेने वाली कंपनी असल में छपाई कहाँ करवा रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का एक ऐसा वैध सवाल है जिसका उत्तर आज तक खोजा जा रहा है। इस पर अभी तक कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाई है। तीसरा सवाल है, प्रिंटिंग प्रेस से वेयर हाउस तक का इनसिक्योर ट्रांसपोर्टेशन। ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि पेपर लीक माफिया, जिनमें संजीव मुखिया जैसे आदतन अपराधी का नाम सामने आया। ये बहुत बड़ा मतलब कि पेपर लीक का एकदम सरगना आप इसे कह सकते हैं, जो कि नीट में भी नाम उछला था 2024 में। उसकी पहुंच प्रिंटिंग प्रेस, वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन वाहनों तक की जानकारी उसको पता चल चुका था। सामान्यतः परीक्षा की नियमावली के अकॉर्डिंग, यानी कि जो SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है, उसमें गोपनीय सामग्री जो होता है उसको कड़ी सुरक्षा के बीच GPS ट्रैकिंग और पुलिस गार्ड्स की निगरानी में प्रिंटिंग प्रेस से सीधे जिला ट्रेजरी तक भेजा जाना चाहिए। लेकिन जांच दस्तावेजों के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र को कथित तौर पर खुले मालवाहक में ले जाया गया। इन वाहनों में न तो कोई सरकारी सील था, न कोई डिजिटल लॉक और न ही सिक्योरिटी के नाम पर कोई गार्ड। यह कंसाइनमेंट सीधे ट्रेजरी जाने के बजाय कोलकाता में एक एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स के वेयर हाउस तक ले जाई गई।
जांच में सामने आया कि इसी ट्रांजिट के दौरान वेयर हाउस से परीक्षा केंद्रों तक ले जाते समय सील बंद बक्सों को खोला गया और उनसे प्रश्न पत्र निकाले गए। देखिए, यहाँ एक बात बहुत साफ हो जाती है, किसी भी गोपनीय सामग्री को सुरक्षा केवल बक्से पर सील्ड का ठप्पा लगाने देने भर से नहीं होता। कुछ तरीके होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, जैसे कि वाहन के लॉग बुक, व्हीकल लॉग से उनका मिलान करना होता है, रियल टाइम जीपीएस ट्रैकिंग उसमें लगा होना चाहिए, सशस्त्र गार्ड यानी कि गार्ड डिप्लॉयमेंट होना चाहिए उस गाड़ी के साथ, हर स्तर पर सील वेरिफिकेशन हो, वेयर हाउस में सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए हाई डेफिनेशन वाला। और जब एक अधिकारी, एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को एग्जामिनेशन पेपर या फिर मटेरियल्स जो भी सुपुर्द करता है, आगे हैंड ओवर करता है, तो उसे रिसीव करने वाला अधिकारी या फिर जो भी एम्प्लॉय हो, उनका सिग्नेचर रिकॉर्ड में जरूरी होता है। अगर इन चेन में एक भी कड़ी गायब है या उसे टेम्पर्ड किया गया है तो सिर्फ पेपर चोरी की संभावना ही नहीं बनती, बल्कि चोरी हुई है यह मान लिया जाता है। और यही इस पेपर लीक में पटना में चेन ऑफ कस्टडी का टूटा हुआ पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक हिप जब पटना पहुंची तो वहां लॉजिस्टिक कंपनी कथित तौर पर जेनिथ लॉजिस्टिक एंड एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉइज राहुल पासवान और रमेश कुमार को लालच दिया गया था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि दोनों एम्प्लॉइज को पटना से मोतिहारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के साथ जाने की जिम्मेवारी दी गई थी, जिनके हाथों में पेपर को सिक्योर पहुंचाने की जिम्मेवारी थी। ये वेयर हाउस से निकलने के बाद मोतिहारी जाने के बजाय 6 घंटे तक ये पटना में रुके, जो कि रिपोर्ट में पता चला था। और इसी दौरान ये सारा कुछ प्लानिंग के अनुसार हुआ और पेपर लीक उसी समय पाया गया था और वहीं से पेपर निकाला गया था। और ये दोनों स्वयं उसी पुलिस कांस्टेबल की जो वो रिक्रूटमेंट था, जो वैकेंसी थी, उसमें भी ये कैंडिडेट भी थे, उस एग्जाम में क्लियर भी होने वाले थे। ईओयू की जांच के अनुसार इस पूरे नेटवर्क की मिलीभगत से प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले चरण से 4 दिन पहले ही संगठित गिरोह, ऑर्गेनाइज जो गिरोह था, उनके यहाँ पहुंच गया था। इसके बाद कथित तौर पर प्रश्न पत्र को स्कैन किया गया, सॉल्वर तक पहुंचाया गया और टारगेट ग्रुप तक आंसर की को सेल किया गया। छात्रों और आम जनता का हमेशा एक सवाल होता है, छोटे मोटे दलाल और उम्मीदवार तो पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े फैसले वाले नीति निर्माताओं पर कार्रवाई कम होती है। 2023 की सिपाही भर्ती मामले में केंद्रीय चयन पार्षद सीएसबीसी के तत्कालीन अध्यक्ष और बिहार के पूर्व डीजीपी एक्स डीजीपी एसके सिंघल आईपीएस अधिकारी की भूमिका जांच के दायरे में आई। एसके सिंघल का करियर बहुत लंबा रहा है। वो सितंबर 2020 से दिसंबर 2022 तक बिहार के डीजीपी रहे, जहां उन्होंने 1 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों का नेतृत्व किया। डीजीपी पद से रिटायरमेंट होने के 1 महीने के भीतर 14 जनवरी 2023 को उन्हें सीएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा रद्द होने के लगभग 3 महीने बाद 7 मई 2024 को बिहार सरकार ने एसके सिंघल को सीएसबीसी का अध्यक्ष पद से हटा भी लिया। ईओयू की एक विशेष टीम ने बेरी रोड स्थित इनके आवास पर जाकर करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। ईओयू की जांच रिपोर्ट उस समय के डीजीपी आलोक राज को भेजी गई। उसमें सिंघल पर सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस और टेंडर प्रोसेस में जो एसओपी था उसकी अनदेखी का आरोप लगाया गया। ईओयू की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि प्रिंटिंग कंपनी की साख प्रेसिडेंशियल का पर्याप्त सत्यापन नहीं किया गया। नियमों, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रिंटिंग प्रेस की बात, जो खामियां उनके पास नहीं था, यही सारी कुछ रिपोर्ट में था। नियमों रूल्स और रेगुलेशन की अनदेखी करते हुए टेंडर आवंटित किया गया था। एक नई और संदिग्ध क्षमता वाली प्राइवेट एजेंसी को संवेदनशील काम दे दिया गया। इस घोर लापरवाही कारण संगठित अपराध गिरोहों को सिस्टम की चेन ऑफ कस्टडी में सेंध लगाने का सीधा अवसर मिला। लेकिन एक छात्र के दृष्टिकोण से सोचिए, अगर प्रशासनिक लापरवाही इतनी बड़ी हो कि उससे 18 लाख उम्मीदवारों की परीक्षा की पूरी चेन ऑफ कस्टडी टूट जाए, तो क्या केवल पद से हटा देना पर्याप्त रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे माना जा सकता है? यही वह जगह है जहां सिस्टम अक्सर जनता की नज़रों में कमजोर पड़ता है। जांच एजेंसी एक विस्तृत रिपोर्ट देती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिशें होती है, लेकिन उसके बाद जनता को आगे कार्रवाई का कोई स्टेटस जनरली नहीं मिलता। और इसी अपारदर्शिता के कारण हर अगली परीक्षा के साथ व्यवस्था पर पुराना भरोसा और कमजोर होता जाता है। सिपाही भर्ती के इस महाघोटाले के बाद राज्य में TRE 3 आयोजित हुआ, जिसे बीपीएससी कंडक्ट करता है, और दुर्भाग्य से उसे पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा था। जुलाई 2026 तक सामने आई जांच रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईओयू ने TRE 3 मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 296 अरेस्टिंग अभी तक हो चुका है। विशेषज्ञ हैं, पैसों का लेन देन करने वाला, हवाला नेटवर्क को संभालने वाला कोई और सबसे महत्वपूर्ण भीतर की जानकारी देने वाले विभागीय लोग, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में सब कुछ होता है। अप्रैल 2025 में पटना हाईकोर्ट ने संजीव मुखिया जैसे आदतन अपराधियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए
पुराने ईओयू मामले के लंबी ट्रायल को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। यह एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर जांच एजेंसियां वर्षों तक सिर्फ चार्जशीट बनाती रहे और अदालती ट्रायल दशकों तक लंबित रहे तो क्या परीक्षा माफियाओं के मन में कोई भी कानूनी डर स्थापित हो पाएगा? यह हकीकत है, अपराधियों का कन्विक्शन रेट ही किसी भी कानून की असली ताकत होती है। अब आते हैं उस परीक्षा पर जिसके लिए सरकार को चयनित लोगों से और उनके पेरेंट्स से पीआर स्टंट करवाना पड़ रहा है। बीपीएससी और सरकार ने बहुत अच्छे से परीक्षा ऑर्गेनाइज किया, यानी कि 78th बीपीएससी परीक्षा के लिए पीआर स्टंट कर रहे हैं। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो डिपार्ट में जाके बहुत सारे रील्स बना रहे हैं और सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे हैं। कोर्ट का नजरिया ये था, जब बीपीएससी के लिए बहुत सारा आंदोलन हुआ आज करीब 1 साल पहले, तो कोर्ट का नजरिया ये था कि सिस्टमैटिक फेलियर बनाम स्थानीय चूक है। हम इस पे बात करने से पहले एक बात आपको बता दूं, पिछले लगभग 1 हफ्ते से कुछ ऐसे फोटो वीडियो उन चयनित लोगों के वायरल हो रहे हैं जिसमें वो ट्रैकिंग अगस्त एस्पिरेंट्स फर्स्ट ब्रेक फास्ट जैसे वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, जिससे 78th बीपीएससी स्कैम और पुख्ता होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा आंसर की में काफ़ी पेज खाली रहना, रैंक 3 लाना, रैंक लाइन लाना और ये बहुत कुछ है। आप पहले से जानते ही होंगे, मुझे इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं और नहीं बताने की जरूरत है। बस इतना समझिए 78th बीपीएससी अभी तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी वाली परीक्षा रही है बीपीएससी के लिए, जिसके लिए 100 से ज़्यादा दिन तक स्टूडेंट्स वो गर्दनी बाग में जाड़े के मौसम को टेस्ट किए थे 2024 के लास्ट में, और 2025 के जनवरी फरवरी के महीने में, मार्च अप्रैल तक मामला गया था। आपको बता दूं कि 2005 में हुए 42nd एंड 34th बीपीएससी के बाद सेकेंड टाइम बीपीएससी का मामला 2025 में सुप्रीम कोर्ट तक गया था। आइए इसे समझते हैं। 78th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तो 13 दिसंबर 2024 को ऑर्गेनाइज हुई थी और ये बीपीएससी सिविल सर्विसेज की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वैकेंसी के नज़रिए से देखें तो 2000 ज़्यादा सीट्स इस एग्ज़ाम के थ्रू भरने थे। इस मामले में न्यायिक फैसलों को बहुत ही ध्यान और बारीकी समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर किसी एक परीक्षा केंद्र की गड़बड़ी को पूरे राज्य का पेपर लीक मान लिया जाता है, लेकिन अदालतें धारणाओं को नहीं चलती, साक्ष्य पर वो काम करते हैं। इसमें जिस तरीके से घटना हुई उस पर बात ना करके, क्योंकि आप सारा कुछ जानते हैं, मुझे इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की तरफ से बहुत सारे छात्र ने परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक का आरोप लगाते हुए पहले पटना हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की। जनवरी 2025 में पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, और अंततः पटना हाईकोर्ट में 3-4 सुनवाई के बाद डबल सीटिंग बेंच ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 23 अप्रैल 2005 को न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 78th बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को अंतिम रूप से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पूरे राज्य में व्यापक कदाचार यानी कि वाइड स्प्रेड माल प्रैक्टिसेस या परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का कोई ठोस और निर्णायक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है। पिटिशनर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें व्हाट्सएप मैसेज और कुछ वीडियो क्लिप्स शामिल थे। दावा किया गया कि एक केंद्र पर लाउड स्पीकर के जरिए उत्तर पढ़े जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये आरोप मुख्य रूप से पटना के एक विशेष परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर तक ही सीमित था। राज्य सरकार और बीपीएससी के वकील सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि तुषार मेहता थे और अभी भी वही है, उन्होंने कोर्ट को बताया कि आयोग ने स्थिति को संभालते हुए 4 जून 2025 को ये पहले ही पुनः री एग्जामिनेशन आयोजित कर ली गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मनमोहन ने एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आजकल जब हम अदालत में बैठते हैं तो पाते हैं कोई भी परीक्षा अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रही है। हर एक परीक्षा को अदालत में चुनौती दी जा रही है। अविश्वास और असुरक्षा के माहौल के कारण कोई भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है। जज ने यहाँ तक कहा कि लोग एक दूसरे की असुरक्षाओं का फायदा उठा रहे हैं और अफवाहों का बाजार गर्म है। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का निष्कर्ष ये है कि न्यायपालिका ने पूरे राज्य में पेपर लीक होने की बात को साबित नहीं माना। अदालत ने इसे केंद्रीय विशेष की घटना, आइसोलेटेड एंड एपिसोडिक और कुछ प्रशासनिक विफलता माना, लेकिन साथ ही अदालतों ने भविष्य के लिए सुरक्षा, सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और पारदर्शी तंत्र जैसे सुधारों की आवश्यकता पर भी जोर दी है। यह मामला साबित करता है कि हर खराब सेंटर मैनेजमेंट पेपर लीक नहीं होता, लेकिन खराब सेंटर मैनेजमेंट भविष्य के पेपर लीक के दरवाजे जरूर खोल देता है। ये सारी जो बातें कही थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और दूसरी बात, जो सिलेक्ट हुआ है उन्हें बेसिक इंग्लिश की जानकारी ना होना या फिर काफ़ी पेज खाली छोड़ देना और टॉप 10 में रैंक लाना,
मैं 78 बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, फिर से अनियमितताओं और सेटिंग्स माल प्रैक्टिसेस को हवा दे देता है और बीपीएससी के अधिकारी इस पर जवाब न देकर पीआर स्टंट करा रहे हैं, जो कि समझ से परे है और ये भी गलत होने का संकेत देता है। और इन्हीं सारे फैक्ट्स और एविडेंस को आधार बनाकर फिर से गर्दनीबाग प्रोटेस्ट साइट्स पर 15 सूत्रीय मांगों में यह भी शामिल है कि बीपीएससी 78 परीक्षा को पूर्णतः रद्द किया जाए, जिसके लिए कुछ छात्र और स्टूडेंट्स लीडर दिलीप कुमार हंगर स्ट्राइक पर हैं।